Students, this is our lecture 5. Today we are going to discuss key features of the constitution. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के की फीचर्स क्या हैं, क्या उसकी मेन विशेषता है. We will discuss the basic features of our constitution and try to understand how they reflect the aspiration of the people and suit their needs. यानी कि हम हमारे संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर लोगों की एस्पिरेशन, जो उनकी इच्छा है, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और कैसे वो उनकी नीड्स को सूट करती है. तो सबसे पहले है हमारा फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर फेडरल का मीनिंग ही बेसिकली क्या है, जहाँ पावर्स को शेयर किया जाता है. तो बेसिकली आपकी दो टाइप की फेडरेशंस पाई जाती हैं. एक आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, दूसरी आपकी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है. जो आपकी कमिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, तो यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ यूएसए, तो यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि स्टेट्स के यूनाइट होने से वो यूएसए बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है. तो यहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन पाई जाती है, मतलब कि छोटी छोटी स्टेट्स जो हैं वो मिलकर के वो एक बड़ी एक लार्ज यूनिट के साथ मर्ज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और वो एक लार्ज यूनिट बनाती हैं, ताकि उस इससे उन्हें कुछ अपने बेसिकली बेनिफिट होते हैं, जिससे उनको सिक्योरिटी मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है. हमारी कंट्री में जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पाई जाती है, यानी कि जो स्टेट्स जो हैं उनको हमारी कंट्री जो है वो एक तरीके से होल्ड करके चलती है. तो इंडिया के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पाई जाती है. अंडर द फेडरल सिस्टम ए कंट्री इज़ फॉर्म्ड ऑफ द यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स. तो यानी हमारी कंट्री में, क्योंकि मैंने आपको बेसिकली बताया कि यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन पाई जाती है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक कंट्री वो होती है जो कि सेवरल स्टेट्स की यूनियन से बनती है, which have a certain degree of independence in conducting their own affairs. जिसमें उनको कुछ हद तक जो है उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है, आज़ादी दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है कि वो अपने कामों को, अपने अफेयर्स को अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं. However, the overall responsibility of governing the countries lies with the central government or union government. अदरवाइज जो पूरी एंटायर कंट्री को गवर्न करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, हम इसे यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं. यानी कि अभी एट प्रेजेंट जो मोदी जी की सरकार जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है. हाउ मच इंडिपेंडेंस द स्टेट्स हैव वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन thought that this system would suit for country because our country had so many communities. तो हमारे जो संविधान के मेकर्स थे, निर्माता थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये सिस्टम जो है, ये पावर को शेयर करने का जो सिस्टम है वो हमारी कंट्री के अंदर बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि ये हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप की बहुत सारी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, ईच विद इट्स ओन एस्पिरेशन एंड नीड्स. और हर कम्युनिटी की कुछ अपनी इच्छाएं हैं, कुछ अपनी आवश्यकताएं हैं. दस वी हैव ए सेंट्रल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरी एंटायर कंट्री के लिए बनाई गई है, तो वो जो है कुछ ऐसे मैटर्स को देखती है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स हैं, आपका करेंसी है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग्स हैं. तो ये सब के सब सब्जेक्ट्स जो हैं ये यूनियन लिस्ट में आते हैं, और इस यूनियन लिस्ट पर जो भी लॉ मेकिंग का अधिकार जो है वो केवल और केवल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ,
तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर जो सब्जेक्ट आते हैं उसे हम स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने नियम, अपने लॉज बनाने का अधिकार है, किस तरीके से वो रिवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, क्या क्या उनके टैक्सेस के सोर्सेज होंगे, कैसे वो उसे कलेक्ट करेंगे। तो ये टोटली जो है वो इस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होती हैं। और इस स्टेट लिस्ट में बेसिकली उनका पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, इरिगेशन है। और इन सब्जेक्ट्स पर केवल और केवल जो निर्णय लेने का जो अधिकार है, यानी इनका जुरिस्डिक्शन एरिया जो है वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसके बाद जो हमारी थर्ड लिस्ट आती है जिसे हम कहते हैं कंकरंट लिस्ट। बेसिकली आपकी 4 टाइप की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट, थर्ड इज द कंकरंट लिस्ट, फोर्थ इसमें बताया नहीं है, दैट इज द रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, तो हम यूनियन लिस्ट की बात कर चुके हैं, स्टेट लिस्ट की बात कर चुके हैं। यूनियन लिस्ट पर केवल और केवल जो लॉ मेकिंग का अधिकार है वो केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर लॉ मेकिंग का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है। लेकिन जो कंकरंट लिस्ट है, तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लॉज उस पर बना सकती हैं, जिन्हें हम कंकरंट लिस्ट कहते हैं। इस कंकरंट लिस्ट में बेसिकली जैसे कि अडॉप्शन है, सक्सेशन है, मैरिज है, और आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो आते होते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही लॉज मेकिंग कर सकती हैं। रेजिडुअरी लिस्ट जो होती है उस पर केवल और केवल हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केवल उसको ही अधिकार होता है कि वो इस पर अपना कोई भी लॉ मेकिंग कर सकती है। और जो आपका रेजिडुअरी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो आपके बेसिकली जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब तक इसका एग्जिस्टेंस, ये सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया है। तो इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को जो है रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया है। तो यहाँ जो है हमने जो है अलग अलग लिस्ट की बात की, यूनियन लिस्ट की बात की, स्टेट लिस्ट की बात की, कंकरेंट लिस्ट की बात की। तो यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल्कुल मेंशन है कि ये टैक्सेस के इनके सोर्सेज क्या होंगे, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से मतलब कि रिवेन्यू को कलेक्ट करेगी और कहाँ कहाँ किस किस एरिया में उसको जो है लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। तो चलिए अब हम नो अ लिटिल मोर थोड़ा सा और जान लेते हैं। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ, बट फिर से, द 50 स्टार्स इन द यूएस फ्लैग रिप्रेजेंट्स द 50 स्टेट्स दैट फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स आपको बता चुकी हूँ कि 2 टाइप की फेडरेशन होती हैं, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है, तो यहाँ पर यूएसए का ही कंसेप्ट बताया है, जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन पाई जाती है। तो यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स हैं, और ये 50 स्टार्स जो हैं 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके थ्रू जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। ईच ऑफ द अमेरिकन स्टेट हैज़ इट्स ओन लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि ये जितनी भी अमेरिकन स्टेट्स हैं, इन सब के अपने संविधान हैं और अपना सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये केवल यूएसए के कंसेप्ट में है। नेक्स्ट है आपका की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर। तो यानी कि यहाँ पर जो है पावर्स को सेपरेट किया गया है। द इंडियन स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स। तो हमारी इंडियन स्टेट के कितने ऑर्गन हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉज को फ्रेम करती है, जिसके अंडर आपकी पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट यानी कि आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों। फिर आपकी एग्जीक्यूटिव आती है। एग्जीक्यूटिव में आपके मिनिस्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और थर्ड जो आपके कोर्ट्स यानी कि जुडिशरी जो है, उसको केवल हमारी जुडिशरी को ही ये अथॉरिटी है कि ये लॉज को इंटरप्रेट कर सकती है। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में,
या व्यक्ति से गवर्नमेंट के बीच में या किसी गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट है, तो उस मामले में अपना जो निर्णय सुनाने की क्षमता है या लॉज को इंटरप्रेट करने की जो क्षमता है, वो केवल और केवल हमारी जुडिशरी के पास है। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, तो यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो आंसरेबल हैं किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति। लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉ मेकिंग करती है। The executive is answerable to the legislature which consists of elected representatives. तो executive में आपके representatives होते हैं जिन्हें आपने elect करके भेजा है। The judiciary is independent of the executive and the legislature and can question their action including the passing of laws by parliament. तो हमारी judiciary जो है वो टोटली आपकी इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ना तो वो एग्जीक्यूटिव के अंडर होती है ना ही लेजिस्लेचर के अंडर होती है, और जो भी आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन क्वेश्चन अराइज कर सकती है, एक्शन ले सकती है, और आपने पार्लियामेंट में उस लॉ को किस तरीके से पास किया है तो उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन अराइज कर सकती है। The powers of the state are thus divided in such a way among the three organs as to provide a system of check and balance to prevent the misuse of power by any organ. जब सारी की सारी पावर एक व्यक्ति में वेस्टेड होती है तो वहाँ पर जो है उसके करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मीन्स वो वहाँ पर उसके डिक्टेटरशिप के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में यहाँ पर जो है पावर का यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हॉरिजॉन्टल वे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है। तो इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने से एक सिस्टम डेवलप होता है, चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि ये तीनों ऑर्गन आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और जो जहाँ पर गलत है उसको वहीं पर ठीक कर दिया जाता है। तो एक तरीके से ये चीज़ें बैलेंस भी हो जाती हैं और सारी पावर किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं है, तो दैट्स वाई पावर को किसी भी ऑर्गन के द्वारा पावर का मिसयूज ना किया जाए, तो इस तरीके से ये एक प्रिवेंटिव मेजर भी प्रोवाइड करती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द की फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।